रहे थे क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक ऑफ हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 2 जो रसिया के अंदर हुआ था। ठीक है, तो इंडस्ट्रियलाइज्ड ऑफ यूरोपियन स्टेट्स, जैसे हमें बताया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो सबसे पहले स्टार्ट जो हुआ था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो हुआ था इंग्लैंड से हुआ था। तो इंडस्ट्रीज़ की वजह से कुछ सोशल चेंजेस होते हैं। तो अगर सोशलिस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर रसिया में अगर देखते हैं तो लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि सोशलिस्ट हुआ करते थे यूरोपियन के अलग कंट्रीज़ में बात करेंगे, जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी वगैरह। तो वहाँ पर सोशलिस्ट जो लोग थे उनकी इन्फ्लुएंस बढ़ गई थी, बट वो गवर्नमेंट अपनी स्थापित नहीं कर पाए थे, मतलब गवर्नमेंट में वो नहीं आ पाए थे। रसिया में ठीक उसका उल्टा होता है। रसिया में जो सोशलिस्ट लोग थे वो गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लेते हैं। टेक ओवर का मतलब जो गवर्नमेंट ज़ार निकोलस के द्वारा बनाई गई थी उस गवर्नमेंट को वो हटाकर अपनी पावर को इस्टेब्लिश कर लेते हैं। तो ये हो गया कि सोशलिस्ट ने रसिया के अंदर गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लिया। इसी वजह से अक्टूबर रिवॉल्यूशन देखने को मिलता है 1917 में। 1917 में जो अक्टूबर रिवॉल्यूशन होता है उससे पहले मोनार्की को हटा दिया गया था। फॉल ऑफ मोनार्की हुआ था रसिया के अंदर, वो हुआ था फरवरी 1917। अब क्यों हुआ था फरवरी में रसियन वो फरवरी में मोनार्की को क्यों हटाया गया, फिर अक्टूबर रिवॉल्यूशन क्यों होता है, चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं आगे। तो 2.1 रसियन एम्पायर इन 1914, क्योंकि हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, 1917 में जो रसियन रिवॉल्यूशन होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उसका जो बैकग्राउंड स्टार्ट होता है वो 1914 से होता है। 1914 में रसिया का जो एम्पायर हुआ करता था वो हुआ करता था ज़ार निकोलस सेकंड के अंडर, मतलब मोनार्क जो था वो ज़ार निकोलस था। इसका जो एम्पायर था, जैसे आज के टाइम पर अगर हम रसिया की बात करते हैं तो अभी तो रसिया है, रसिया फॉल आउट हुआ है यूएसएसआर से। मतलब जो पहले यूएसएसआर था उसमें जो कंट्रीज़ थी उनको 1990 में 1990s के टाइम पर यूएसएसआर का फॉल हो गया और वहाँ से फिर निकल के आया रसिया। रसिया और इसके साथ में कुछ 15 कंट्रीज़ जो यूएसएसआर से आज़ाद हुई वो एक इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ के रूप में देखी गई। तो अगर हम 1914 की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पर जैसे फ़िनलैंड हो गया, लातविया हो गया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन और बेलारूस। ईस्टवर्ड साइड देखेंगे तो ये सारे कंट्री जो हैं वो यूएसएसआर के पार्ट हुआ करते थे। वहीं एशिया का कुछ पार्ट जैसे जॉर्जिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान, ये कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ हैं जो यूएसएसआर के पार्ट्स हुआ करते थे। 1990 में यूएसएसआर टूट जाता है और ये कंट्रीज़ अपने सेपरेट नेशंस की तरह हमें वर्ल्ड में दिखने लगती हैं। अगर रसिया की बात करते हैं तो रसिया में जो मेजॉरिटी थी, जो रिलीजन को फॉलो करने वाली जो मेजॉरिटी थी वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी थी। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी जो ग्रीक ट्रेडिशन, जो ग्रीक वे हुआ करता था क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने का, उस तरीक़े को ये फॉलो किया करते थे, उस कल्चर को फॉलो किया करते थे। वो कल्चर क्या था, चलिए उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च को ये फॉलो करते, साथ में रसिया के अंदर कुछ और भी रिलीजन्स थे जैसे कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट। कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स, इनके बारे में डिटेल में मैंने बताया है लास्ट वीडियोस में, तो इनका आंसर क्या है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ये आपका होमवर्क है। चलिए थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि ग्रीक जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, क्रिश्चियनिटी को ऐसे लोग जो ग्रीक में जहाँ ग्रीक कल्चर को फॉलो करते हैं क्रिश्चियनिटी को, उनको बोलते हैं कैथोलिक्स। और जो प्रोटेस्टेंट्स हुआ करते थे, प्रोटेस्टेंट्स एक ऐसी कैटेगरी निकल के आती है क्रिश्चियनिटी की जो चर्चेस में बिलीव ना कर कर वो करते हैं अपने एक्ट्स में, या फिर सीधे जो नोबल बुक जो आपने पढ़ी होगी, बाइबल, सॉरी नोबल नहीं, बाइबल, जो क्रिश्चियनिटी की नोबल बुक है बाइबल, तो बाइबल में जो सीधा विश्वास करते हैं उनको बोला गया प्रोटेस्टेंट्स।
मुस्लिम और बुद्धिस्ट आप जानते हैं, तो मतलब रिलीजन के बेस पर ये कुछ कैटेगरीज रसिया में डिवाइडेड थी। मेजोरिटी किसकी थी? ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के फॉलोअर्स की। इकोनॉमी एंड सोसाइटी, क्योंकि अभी हमने देखा कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो शुरुआत होती है उसकी इंग्लैंड से शुरुआत होती है, और रसिया अगर देखा जाए तो इंग्लैंड से रसियन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत होती है। वो धीरे धीरे यूरोप में, बाकी यूरोप के बाकी कंट्रीज़ में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है, लेकिन रसिया की अगर बात करें तो रसिया में बहुत ही लेट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देखा गया है। तो 20th सेंचुरी में अगर बात करें तो जो मेजोरिटी थी रसिया के अंदर वो एग्रीकल्चरलिस्ट थी। एग्रीकल्चर मतलब जो एग्रीकल्चर, जो पीसेंट्स वगैरह हुआ करते थे, जो एग्रीकल्चर किया करते थे, उनकी मेजोरिटी यहाँ पर हुआ करती थी। कितनी थी मेजोरिटी? 85% जो टोटल पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी रसिया के अंदर। वहीं अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप में जैसे फ्रांस में अगर देखा जाए, फ्रांस में अगर बात करें तो 40% पॉपुलेशन ऐसी थी जो एग्रीकल्चरलिस्ट थी। जर्मनी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर 50% थी। वहीं अगर रसिया की बात कर रहे हैं तो 85%। आप प्रोपोर्शन देख पा रहे होंगे कि रसिया में कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चरलिस्ट है। ठीक है, तो ये कंपैरिजन दबा कि जो यूरोपियन कंट्रीज थी उनसे कई गुना ज़्यादा थी। इस एम्पायर में, रसिया के एम्पायर में जो कल्टीवेटर्स थे वो ज़्यादातर जो प्रोड्यूस किया करते थे, प्रोडक्शन किया करते थे, वो मार्केट पर्पस से, और उसी में से कुछ अपने ज़रूरत के लिए निकाल लेते थे। तो रसिया वॉज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन। रसिया वॉज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन, क्योंकि 85% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चरलिस्ट है। और ये ना कि जो मेजर एक्सपोर्टर है रसिया ग्रेन का, वो उस समय नहीं, आज के समय पर भी बहुत ज़्यादा जो मेजर पोर्शन आता है ग्रेन्स का वो रसिया से ही आता है। रसिया यूक्रेन का लास्ट ईयर आपने 2019 2021 टू 2022 के टाइम पर आपने देखा होगा, रसिया और यूक्रेन के बीच में वॉर होता है। उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड का जो फूड ग्रेन का जो एक्सपोर्ट था वो डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि जो मेजर पोर्शन है एक्सपोर्ट यहाँ से होता है। ठीक है, अगर हम रसिया में बात करते हैं तो इंडस्ट्रीज़, रसिया में जो इंडस्ट्रीज़ हुआ करती थी वो पॉकेट्स में हुआ करती। पॉकेट्स का मतलब जैसे हमने पढ़ा भी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बहुत लेट आता है रसिया के अंदर, तो फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ जो हुआ करती थी बहुत ही कम हुआ करती थी। कोई एक यहाँ मिल गई तो एक यहाँ मिल गई, मतलब बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस पर ये फैक्ट्रीज हुआ करती थी, इसलिए बोला गया पॉकेट्स। पॉकेट्स का मतलब होता है छोटे छोटे पैमाने पर, कोई इतना ज़्यादा वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। जो भी प्रोमिनेंट यानी कि जो भी इंडस्ट्रीज़ पोर्शन था वो सेंट पीटर्सबर्ग या फिर मॉस्को के साइड में था। मॉस्को क्या है? मॉस्को जो, अगर हम बात करें किसकी, रसिया की, तो रसिया की जो कैपिटल है वो कौन सी है? मॉस्को है। और सेंट पीटर्सबर्ग वो प्लेस हुआ करता था जहाँ पर ज़ार रहा करता था। तो ज़ार जहाँ पे रहता था उसको बोलते हैं सेंट पीटर्स। तो ये कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर जो मेजर पोर्शन था किसकी, इंडस्ट्रीज़ का, वो यहाँ पर हुआ करता, प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट जो इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करता था वो ये हुआ करता था। बाकी की अगर बात करें तो यहाँ पर क्राफ्ट्समैन ने ज़्यादा एरिया कंटेन इन्वॉल्व, मतलब ले रखा था। क्राफ्ट्समैन यहाँ पर ज़्यादा हुआ करते थे इंडस्ट्रियल एरियाज़ के कंपेरिजन में। लेकिन धीरे धीरे होता क्या है कि जो फैक्ट्रीज थी वो सेटअप होना शुरू होती हैं, और 1890s के आते आते फैक्ट्रीज का जो है डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब जब फैक्ट्रीज बढ़ रही हैं तो यहाँ पर रसिया के अंदर रेलवे लाइंस को भी बिछाने की ज़रूरत पड़ी। रेलवे नेटवर्क डाला गया। रेलवे नेटवर्क से क्या होता है, हमारा ट्रेड और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है ओवरऑल बहुत ही ईजी तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हम कर पाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही ईजी हो जाता है, इसी वजह से रेलवेज का मेजर पोर्शन रहता है ट्रेड में। तो 1890s के आते आते फैक्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हुआ, और फैक्ट्रीज़ की वजह से क्या हुआ, रसिया के अंदर रेलवेज नेटवर्क बिछाया गया, बढ़ाया गया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर बढ़ने लगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब कोई भी, हम जैसे कोई स्टार्टअप करते हैं, कोई भी ट्रेड करने की कोशिश करते हैं,
अपने ही देश में, तो हमें फंड की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए क्या करते हैं, फॉरेन के जो लोग होते हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और हमें एक बूस्ट मिल जाता है, एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है, जिससे हम अपने करियर को स्टार्ट करते हैं या फिर कोई भी फैक्ट्री या इंडस्ट्री लगाते हैं। तो इस वजह से रसिया के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट होना शुरू हो गई। कब की बात हो रही है? 1890s के टाइम पर। 1900 आते आते प्रोडक्शन जो था, कोल का प्रोडक्शन डबल हो गया। कोल का प्रोडक्शन रसिया के अंदर जो होता था वो 1900, मतलब 20th सेंचुरी की जो स्टार्ट होती है उस टाइम पर कोल का प्रोडक्शन डबल हो जाता है। और साथ ही जो आयरन और स्टील का जो प्रोडक्शन था वो 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। देखिए कितना मेजर चेंज आता है, किसकी वजह से? इंडस्ट्रीज़ की वजह से। कोल प्रोडक्शन डबल और आयरन और स्टील 4 गुना बढ़ जाता है। क्वाड्रपल्ड का मतलब हो गया मल्टीप्लाइड बाई 4। 1900 इन सम एरियाज फैक्ट्री वर्कर्स क्राफ्ट्समैन जो हैं वो इक्वल हो जाते हैं। फैक्ट्री वर्कर्स और क्राफ्ट्समैन जो है वो इक्वल हो जाते हैं। जो पहले देखा था, क्राफ्ट्समैन की जो लोग हुआ करते थे वो बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, वर्कर्स उतने नहीं हुआ करते थे। लेकिन 1900 आते आते वर्कर्स और क्राफ्ट्समैन ऑलमोस्ट इक्वल हो जाते हैं। मोस्ट इंडस्ट्रीज वॉज दी प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हुआ करते थे इस टाइम पर, कौन हुआ करते थे? प्राइवेट प्रॉपर्टी इसकी हुआ करती थी। गवर्नमेंट जो था इनको सुपरवाइज किया करता था। जो भी लार्ज फैक्ट्रीज हुआ करती थी उनमें वो करते थे कि मिनिमम वेजेस कितना होना चाहिए, लिमिटेड आवर्स होने चाहिए, बट मोस्टली ये सब जो है इग्नोर किया जाता था। ये कानून तो हुआ करते थे लेकिन इन कानूनों का पालन नहीं हुआ करता था। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे तो जो क्राफ्ट यूनिट हैं या फिर जो वर्कशॉप्स हैं वहाँ पर जो वर्कर्स हुआ करते थे उनके वर्किंग आवर्स जो हैं 15 आवर्स तक पहुँचाते थे। वन डे में 15 आवर्स का वर्क कर रहे हैं, 15 आवर्स तक वर्क कर रहे हैं, कैसी कैटेगरी होगी? और जो अदर वर्कर्स, मतलब जो फैक्ट्री वर्कर्स हुआ करते थे उनके कंपैरिजन में इनकी टाइमिंग ज़्यादा थी। जैसे फैक्ट्री वर्कर्स जो थे वो 10 से 12 घंटे काम करते थे और जो क्राफ्टमैन और स्मॉल जो वर्कशॉप्स पे जो वर्कर्स हुआ करते थे उनको 15 आवर्स तक वर्क करना पड़ता था। तो ये कुछ कैटेगरीज थी जो लॉज बनाने चाहिए थे, क्योंकि जब भी हम लेबर की बात करते हैं तो उनके सैनिटेशन, उनके वर्किंग एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हमें उन्हें कुछ सुविधाएं देनी पड़ती हैं, सर्विसेज देनी पड़ती हैं, जो कि यहाँ पर नहीं मिल रही थी। अकोमोडेशन के लिए उनके लिए कोई सेपरेट रूम्स नहीं थे, डॉर्मेटरीज थी। डॉर्मेटरीज क्या होता है? जैसे कि आप देखेंगे, डॉर्मेटरीज, ये आपको साइड में फिगर दिख रहा होगा, तो ये क्या है? डॉर्मेटरीज है। डॉर्मेटरीज किसको बोलते हैं? जहाँ पर एक हॉल होता है, उस हॉल में सभी लोग उस हॉल को शेयर करके सभी लोग रहते हैं या फिर सोते हैं, रेस्ट करते हैं, तो ऐसी जगह को बोलते हैं डॉर्मेटरीज। यहाँ पर टॉयलेट जो हैं वो कॉमन होती है, इनके लिए सेपरेट नहीं होगी, सेपरेट रूम नहीं है, सेपरेट टॉयलेट्स नहीं है, सभी की एक ही कॉमन प्लेस है रहने के लिए, रुकने के लिए, रेस्ट करने के लिए। तो इसी को बोलते हैं डॉर्मेटरी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इतने सारे वर्कर्स जो हैं वो कॉमन प्लेसेस पर रह रहे हैं, तो इनकी कंडीशन क्या हुआ करती होगी। सैनिटेशन की कोई व्यवस्था नहीं है, वर्किंग आवर्स के कोई भी लिमिटेशंस नहीं है, कोई भी लॉज जो बनाए गए हैं उनको प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो रसिया के अंदर जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था उसका जो मेजर, लोगों को काम तो मिला था बट वहाँ पर उसके बदले उनको अपनी हेल्थ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा था। वर्कर्स वर अ डिवाइडेड सोशल ग्रुप। वर्कर्स जो हैं, वर्कर्स भी डिवाइडेड थे। कैसे डिवाइडेड थे? जैसे कुछ जो थे वो स्ट्रॉन्ग लिंक्स थे किसके साथ में? ब्रिक विलेजेस के साथ में। और कुछ जो थे वो पूरी तरीके से अपना विलेजेस, अपने जो घर बार था उसको छोड़कर सिटीज़ में बस गए थे। मतलब कुछ वर्कर्स जो हैं वो विलेजेस से कनेक्टेड हैं, अपने गांव से कनेक्टेड हैं, और कुछ लोग जो हैं पूरी सिटी में बस गए थे परमानेंटली, वो अपने गांव को छोड़ चुके थे। तो ये इस तरीके से सोशल डिवीज़न हो रखा था किसमें? वर्कर्स में। दूसरा अगर बात करेंगे तो वर्कर्स कुछ जो हैं स्किल्स के बेस पर भी डिवाइडेड थे। जैसे मेटल वर्कर जो होगा, मेटल वर्कर जो लोहे का काम करता है तो वो स्किल के बस बस पे कर स्किल के बेस पर कर सकता है। मेटल वर्कर्स जो है हर कोई नहीं बन सकता था, उनके लिए उसको स्पेशल स्किल चाहिए होती थी, ट्रेनिंग चाहिए होती थी। तो इसीलिए जो मेटल वर्कर्स हुआ करते थे उनको एक स्पेशल प्रिविलेजेस मान सकते हैं या फिर कह सकते हैं उनको अच्छा स्टिपेंड वगैरह दिया जाता था। कहाँ पर? रसिया के अंदर इंडस्ट्रीज़ में।
इसीलिए मेटल वर्कर्स को यहाँ पर एरिस्टोक्रेसी में देखा जाता था कि मतलब वो लोग हैं जो अमीर वर्ग में आते हैं। कौन? मेटल वर्कर्स। विमेन की अगर बात करेंगे तो विमेन जो सोसाइटी में थी वो 31% फैक्ट्री में वर्क करती थी, और इनके जो बेजेस हुआ करते थे वो मैन के मुकाबले बहुत ही कम हुआ करते थे। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल भी दिया है, 1914 के टाइम पर विमेन जो हैं वो 31% थी फैक्ट्री में वर्कर, और उनको जो पे किया जा रहा है वो लेस देन मैन किया जा रहा है। कितना? या तो हाफ किया जा रहा है, हाफ नहीं तो 3/4 किया जा रहा है। जैसे हाफ नहीं तो 3/4 किया जा रहा है। 3/4 का मतलब अगर कहीं पर 4 रुपए मिल रहे हैं किसी आदमी को, तो उसी काम के किसी औरत को दिए जाएंगे केवल 3 रुपए। तो ये डिफरेंस था वहाँ के बेसिस में। अगर ड्रेसेस की बात करें तो ड्रेसेस के बेस पर भी जो लेबर्स थे उनमें डिवीज़न देखने को मिलता है। वर्कर्स फॉर्म्ड एसोसिएशंस टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि फैक्ट्रीज वगैरह में होता है अक्सर हम देखते हैं कि कुछ समय ऐसा भी आता है जहाँ पर लोगों को काम नहीं मिलता है। तो ऐसे समय में अपने ही सह वर्कर्स को, सह कर्मियों की हेल्प करने के लिए वर्कर्स ने क्या किया था? एसोसिएशंस बनाए थे। लेकिन ये एसोसिएशंस बहुत ही कम नंबर में थे, तो ज़्यादा हेल्पफुल नहीं थे। फिर भी एसोसिएशंस बनना शुरू हो गए थे, किसके लिए? अपने सहकर्मियों की हेल्प करने के लिए इमरजेंसी टाइम में। इसके अलावा जो डिविजन्स देखने को मिलता है वो वर्कर्स में मिलता है कि जब भी स्ट्राइक होती थी तो स्ट्राइक के टाइम पर सभी वर्कर्स जो हैं वो एक साथ यूनियन बना लेते थे। वर्कर्स में डिवीजन है, रिलीजन के बेस पर देख लो, क्लास के बेस पर देख लो, उनके वर्क के बेस पर देख लो, उनके बेजेस के बेस पर देख लो, लेकिन फिर भी जब भी रसिया में स्ट्राइक करने की ज़रूरत पड़ती थी, यानी कि वर्कर्स को जो कंडीशन सुधारने की बात की जा रही है, उनके वेजेस की बात की जा रही है, उनकी सैनिटेशन की बात की जा रही है, तो उसके डिमांड जब करते हैं तो उसके लिए स्ट्राइक करनी पड़ती है। तो उसी स्ट्राइक में वर्कर जो हैं वो एक दूसरे की सहायता करने किया करते थे, मतलब यूनाइट हुआ करते थे इस टाइम पर, और सभी मिलकर स्ट्राइक किया करते थे। दीज स्ट्राइक्स टुक प्लेस, कुछ स्ट्राइक्स के यहाँ पर एग्जांपल्स भी दिए हैं कि कौन कौन सी स्ट्राइक्स हुई थी। जैसे 1896 और 1897 के टाइम पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में स्ट्राइक्स हुई थी, और मेटल इंडस्ट्री में हुई थी 1902 में। अगर वहीं कंट्री साइड की बात करते हैं तो पीजेंट्स जो हुआ करते थे रसिया के अंदर, वो प्राइवेट लैंड पर ज़्यादा वर्क किया करते थे। पीजेंट्स जो थे उनके पास लैंड जो थी वो ज़्यादा मात्रा में नहीं थी। क्यों? क्योंकि रसिया में जो नोबिलिटी थी, जो क्राउन था या फिर जो ऑर्थोडॉक्स चर्च था, उनके पास प्रॉपर्टीज़ बहुत लार्ज कैपेसिटी में थी, तो पीजेंट्स के पास उतना नहीं था, फिर भी ये वहाँ पर कल्टीवेशन किया करते थे। अगर हम बात करते हैं वर्कर्स की, वर्कर्स पीजेंट्स वर वर डिवाइडेड, मतलब ये भी डिवाइडेड थे। वर्कर्स और पीजेंट्स अलग होते हैं, वर्कर्स जो फैक्ट्रीज में वर्क कर रहे हैं और पीजेंट्स जो खेती का काम कर रहे हैं, तो इनमें भी डिवीज़न था। अगर वहीं बात करते हैं कि जैसे अगर हम यूरोप के बारे में पढ़ते हैं, तो यूरोप के अंदर अगर हम देखते हैं तो जो नोबल्स थे, नोबल्स अपनी स्किल के बेस पर, या फिर बोल सकते हैं उनकी जो वॉरियर स्ट्रेटजी हुआ करती थी, जो जिसकी वजह से उनके नोबल्स, उनके जो लॉर्ड्स हुआ करते थे, जैसे किंग हुआ करता था, उनको हेल्प हुआ करती थी, और उसी बेस पर किंग जो है उनको लैंड प्रोवाइड कराते थे, और उसी लैंड पर पीजेंट्स या फिर जो भी जो लोकल पीपल हैं वो वर्क किया करते थे। तो यहाँ के जो बाकी यूरोपियंस की अगर बात करें, वहाँ पर जो पीजेंट्स वगैरह हुआ करते थे वो नोबल्स की इज्जत किया करते थे, क्योंकि नोबल्स जो हैं वो अपनी कैपेसिटी के बेस पर वहाँ पर लैंड को लेकर बैठे हैं, या फिर उन्होंने जो अपना पद हासिल किया है वो अपनी कैपेसिटी के बेस पर किया है। लेकिन वहीं अगर हम रसिया की बात करते हैं तो रसिया में जो नोबल्स हुआ करते थे उनकी कुछ ज़्यादा इज्जत नहीं हुआ करती थी, किसके द्वारा? पीजेंट्स या फिर वर्कर्स के द्वारा। क्यों? क्योंकि नोबल्स जो रसिया के थे वो अपने कैपेसिटी के बेस पर नहीं आए थे, वो चापलूसी के बेस पर आए थे। चापलूसी मतलब जो राजा है, ज़ार है, उसकी चापलूसी कर दो तो वो क्या करेगा, उनको नोबल्स लैंड ग्रांट कर देगा, और उसी के चलते वो क्या करेंगे, वहाँ से इनकम जनरेट करेंगे और अपनी जो समाज में, सोसाइटी में अपने पावर इस्टेब्लिश करेंगे।
तो ये उनकी कैपेसिटी के बेस पर नहीं था, इसीलिए रसिया के अंदर जो पीजेंट्स, जो वर्कर्स थे, वो नोबल्स की इज्जत नहीं किया करते थे। फ्रिक्वेंटली दे रिफ्यूज टू पे। अब इसके चलते होता क्या था, बहुत बार जो पीजेंट्स हुआ करते थे वो रेंट देने से मना कर देते थे, और कई बार मर्डर भी कर दिया गया है किसका, लैंडलॉर्ड्स का। 1902 में देखा गया है कि लार्ज स्केल पर साउथ रसिया क्या होता है, एंड इन 1905 सच इंसिडेंट टुक प्लेस इन ऑल ओवर रसिया। मतलब 1902 और 1905 के टाइम पर देखा गया है कि रेंट देने से मना कर दिया या फिर लैंडलॉर्ड्स का मर्डर कर दिया। तो ऐसे इंसिडेंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कहाँ पर, रसिया के अंदर। जबकि इसी का उल्टा था कहाँ पर, यूरोप के अंदर जो भी लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे वो अपनी कैपेसिटी के बेस पर आए थे, इसी वजह से वहाँ के पीजेंट्स उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनको रेंट दिया करते थे प्रॉपर टाइम पर, और उनकी सर्विस भी किया करते थे। रशियन पीजेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन पीजेंट्स इन अनदर वे, दे पूल्ड। अच्छा, दूसरा तरीका क्या था, जो रशियन पीजेंट्स है वो यूरोपियन पीजेंट से अलग क्यों थे। एक तो रीज़न हमने पढ़ लिया कि वहाँ के नोबल्स को इज्जत नहीं करते थे। दूसरा, रसिया के अंदर जो पीजेंट्स थे वो पीजेंट्स के कंडीशंस के अकॉर्डिंग लैंड को ग्रांट कर दिया करते थे पीजेंट्स में ही। मतलब जैसे सपोज करो 10 पीजेंट्स हैं, तो 10 पीजेंट्स में किसी की कंडीशन अच्छी होगी, किसी की कंडीशन कुछ अच्छी नहीं होगी। तो जिसकी कंडीशन अच्छी होगी उसको लैंड कम दिया जाएगा, और जिसकी कंडीशन थोड़ी बेकार होगी उसको लैंड ज़्यादा दिया जाएगा, ताकि वो उससे ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके और अपनी कंडीशन को बेहतर बना सके। तो ये डिफरेंस था कहाँ पर, रसिया के अंदर। रसिया के अंदर लैंड जो है वो डिवाइडेड नहीं थी, वो एक कम्युनिटी के बेस पर देख सकते हैं, एक समूह में थी। मतलब जितने भी पीजेंट्स थे वो पूरा एक लैंड इकट्ठा करते थे, और उसके बाद में उनके सिचुएशंस के हिसाब से वो आपस में ही डिवाइड कर लिया करते थे। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर टुडेस सेशन। अगर आपको इस चैनल पे किए गए एफर्ट्स आपको पसंद आते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो यू नेवर मिस एन अपडेट, लाइक द वीडियो, शेयर द चैनल टू योर फ्रेंड्स, जिससे कि हमारी रीच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हो सके, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर पाएं। हमारे हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है वो आप हैं, और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा ग्रो करवाने। हमारे चैनल मतलब आप भी इस चैनल के फैमिली मेंबर्स हैं। ओके, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द चैनल। और इसके साथ मैं बताना चाहूंगा जो भी हमारे इस चैनल पर उसमें आपको डेली के डेली अपडेट किए जाते हैं, वहां पर पीडीएफ सेंड किए जाते हैं, तो आप वहां से इन पीडीएफ को ले सकते हैं। आपको जो टेलीग्राम पर जो चैनल मिलेगा वो भी सेम नाम से मिलेगा, मतलब हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसी नाम से आपको टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा।